नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मोदी सरकार में बहुत सारे मंत्रालयों के मंत्री नितिन गडकरी की। आप कितने मंत्रालय बताना बहुत मुश्किल, आप सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चित मंत्री कोई हैं तो नितिन गडकरी हैं, क्योंकि वो काम भी करते हैं और बोलते भी बहुत ज़्यादा हैं। और आप तो नागपुर से आते हैं। मेरे को कुछ दिनों से दिखाई देता है कि नागपुर की पाठशाला से पढ़े हुए लोग सारे देश को चला पा रहे हैं, पर महाराष्ट्र और नागपुर उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है। ऐसा क्यों? नागपुर की सीट हार गए कितने सालों के बाद आप, महाराष्ट्र सरकार हार गए, दोनों जगह देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर के, आप भी नागपुर के। ये नागपुर का केंद्र जो है, जो सारे देश के ऊपर छाया हुआ है, तो निश्चित रूप से ये जो हार हुई ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। कारण महाराष्ट्र में भी करीब 4 ग्रेजुएट की सीटें हारी है। ये जनसंघ के समय हम जीतती थी, तो जरूर उसमें आत्मपरीक्षण करेंगे और जो कमियाँ होगी उसको लोग कहते हैं आपस में झगड़ा हो रहा है इसलिए होते हैं। नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हमारे बीच में कोई झगड़ा होने का कारण ही नहीं। पर मैं जो सड़कों की बात है जिसके लिए आप मशहूर हैं, जब महाराष्ट्र में थे तब भी आपको हाईवे मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। यहाँ भी आए, आपने एक नारा दिया कि मैं 30 किलोमीटर 25 किलो, आपके आंकड़े भी मोदी जी की तरह ना बड़ी बात रखते हैं ताकि कुछ तो अचीव होगा। तो आपने 2020 के भाषण में कहा था कि 60 किलोमीटर के मैं टारगेट रखना चाहता हूँ, एक भाषण में आपने कहा था। फिर आपके आंकड़े आए 30 किलोमीटर के ऊपर, 30 से 60 किया आपने कि मैंने 30 अचीव किया है, फिर 60 करूँगा। पर अब जो आंकड़े आपकी वेबसाइट पे दिखा रहे हैं कि आपको 20.1 किलोमीटर अचीव हुआ, तो 1/3 टारगेट से आना ये आपकी, क्योंकि गडकरी इज़ नॉट नोन फॉर एनीथिंग फैंसीफुल, क्या गलती होगी? पहली बात तो मैंने 60 किलोमीटर का कभी कहा नहीं था। भाषण है आपका। हाँ, पहले हमने जो कहा था वो 40 किलोमीटर का कहा था, और अभी आज के इस दिन में 28 किलोमीटर का एवरेज है, और अभी फरवरी महीना खत्म, पूरा मार्च बाकी है। तो पूरे मार्च में मेरा विश्वास है कि हम लोग 40 किलोमीटर तक जाएंगे, और मैंने 40 किलोमीटर का कहा था। तो टारगेट स्वाभाविक रूप से पूरा करने में समय लगता है। इस साल कोविड होने के बाद में भी हम 28 किलोमीटर पर हैं, और मेरा विश्वास है कि मार्च एंड तक हम 40 तक चले जाएंगे, और इस टारगेट को कोविड का कार्यकाल होने के बाद भी 40 का एवरेज कितना बनेगा? दूसरा प्रभु जी, आप एक बात मेरे बारे में ध्यान में रखना कि मैंने जितने डिक्लेरेशन कर लिए उसके, मैं जब से मंत्री बना तब का आप अध्ययन कर लेना। जो मैंने कहा 101% मैंने किया है। हाँ, एक बात जरूर है कि कही हुई बातों में कभी थोड़ा देर लगा होगा, ठीक है। दूसरी बात, मैंने झूठ बात कही, आश्वासन दिया और गुमराह किया लोगों को, और मैंने वो किया नहीं। आपने कहा कि मैं टारगेट रखना चाहता हूँ 60 किलोमीटर। देखो, अभी आप जैसे आपके बच्चों को कहेंगे कि तुम मेरिट में पास होना चाहिए, टारगेट मेरिट का है। अब वो 75% होता है, 80% मेरिट नहीं आता है, तो इसके लिए टारगेट बड़ा ही होता है। तो टारगेट मैंने 40 किलोमीटर रखा, और आपको सच ये भी बताऊं कि ये टारगेट मैंने रखा था आज से 5 साल पहले, 40 किलोमीटर का। हाँ, पर मैं नहीं कर पाया हूँ। इस साल शायद मार्च एंड में, मैं शायद बोल रहा हूँ बरा, मैं शायद ये टारगेट पूरा करूँगा कोविड होने के बाद में भी। पर इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसे की कोई कमी नहीं। पैसे मुझे बताइए, मैं जितने काम करता हूँ, पैसे खड़े करता हूँ, कहाँ कम पड़ी? कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको हिंदुस्तान में एक भी ऐसा मिल जाए? देखो, पिछले मेरे रेजिम में मैंने 17 लाख करोड़ के काम किए, जो शिपिंग, पोर्ट्स, नमामि गंगा, वाटर रिसोर्सेस और हमारा रोड मिनिस्ट्री। एक्चुअल एक्सपेंडिचर 17 लाख करोड़ रुपए किया, अवार्ड किया, टोटल वर्क अवार्ड। एक तो है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर, इनोवेटिव मॉडल्स थे। जैसे अभी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल आया, पीपीपी मॉडल आया, अभी टीओटी में हम रोड मोनेटाइज कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के मॉडल्स तैयार करके पैसे खड़े होते हैं, और मैं बैंकों में भी ऐसे मॉडल दे चुका हूं कि मुझे काफ़ी पैसे लोग देते हैं। नहीं, कई लोग, जैसे यूपीए के ज़माने में कई कॉन्ट्रैक्टर अलॉट हुए थे, पिछले आपकी पहली टर्म के अंदर भी कॉन्ट्रैक्टर अलॉट, लोग काम करना नहीं चाह रहे थे, कर वायबिलिटी नहीं थी, पैसा भी नहीं था। वो नहीं था प्रॉब्लम ये था कि जब मैं मंत्री बना तो 403 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे, और प्रोजेक्ट बंद होते कॉन्ट्रैक्टर के 90% सरकार जिम्मेदार थी। लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ समय पर, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं मिला, रेलवे आरओबी के क्लियरेंसेस साल 2-2 साल 3-3 साल नहीं मिले, उसके साथ यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं हुई,
मुझे बताइए, अगर जगह नहीं मिलेगी तो रोड क्या हवा में बनेंगे क्या? और आपको सबसे पहले ये हमारी मोदी सरकार की अचीवमेंट है कि मैंने उस समय बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और हम अधिकारी बैठकर पंचायत बिठाता था और 3,85,000 करोड़ के 403 प्रोजेक्ट में से 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट किए और बाकी प्रोजेक्ट में सोल्यूशन निकालकर, मार्ग निकालकर वो पूरे किए। आप उस समय की लिस्ट अगर देखोगे तो उसमें 99% प्रोजेक्ट पूरे किए और मैंने हमारे डिपार्टमेंट ने हिंदुस्तान की बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। नहीं रजनी भाई, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल मैं आंकड़ों के हिसाब से देख कर, इसमें एक चीज़ कई बार सवाल उठते हैं कि हाईवे के अंदर एक तो 1 लेन से 2 लेन करना, कई सड़कें तो हाईवे आपकी एक सिंगल लेन है, कहीं पर डबल लेन है उसको 4 लेन करना, नई कितनी बनाई है आपने डबल से 4 आप के। दिल्ली के रहने के बाद ऐसी बात कर रहे हो। ये स्वामीनारायण मंदिर के सामने दिल्ली मेरठ में 16 लेन रोड बना है, आपने देखा वो? हाँ, तो आपकी मुझे बताइए, आपका टारगेट जैसा कंप्लीशन का वो तो नहीं कंप्लीट हुआ ना, आपने कहा था। अभी मैं जून में थोड़ा एक आरओबी के कारण रुका है। दिल्ली से मेरठ जाने के लिए 4 घंटे लगते थे, जून के बाद आप 45 से 50 मिनट में जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। रीति भाई, डेडलाइन तो मिस हुई ना आपकी वहाँ भी? क्या डेडलाइन तो मिस हुई ना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस की? सर इसमें बिल्कुल हुई है। हुई है ना। आप मेरठ जाएंगे अगर आप हाईवे जहाँ आपका बन रहा है वहाँ पर रैपिड ट्रांसपोर्ट बन रही है, उसके साथ नहीं, पौना घंटा लगता है मेरठ तो मैं दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। हाँ, बना रहे हैं मैंने, और आपको बताता हूँ प्रभु जी, मैं 5 साल तक तो अभी हमारी सरकार है, आपको 2.5 साल के अंदर दिल्ली से देहरादून 2.25 घंटे में पहुँचाऊंगा। नितिन जी, आपको मैं पहले जब की थी ना, आपने कहा था गुड़गांव में ठीक कर दूंगा। आप 3 साल बाद बात कर रहा हूँ, गुड़गांव में अभी जाम होता है। पहली बात, मैं दिल्ली के आजू बाजू में कम से कम 55,000 से 60,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ। आज सब काम लगभग चालू है। केवल एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो बना रहा हूँ, हाँ, उसका पौना किलोमीटर रुका हुआ 3 साल में, पेड़ काटने की परमिशन नहीं मिली। किसकी सरकार है? नहीं सर, ये दिल्ली सरकार से थी और केजरीवाल जी को मैंने खुद 2 बार फोन किया, अभी उन्होंने दिलाई, परमिशन दिलाई, काम शुरू हो गया, अभी वो हाईवे पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब 3 साल पहले, मैं ये कह रहा हूँ, सवाल क्यों उठाया? मुझे बताइए, दिल्ली आपके काम सब चल रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। नहीं, दिल्ली जयपुर एक 4 साल पहले याद करिए क्या परिस्थिति थी। अभी दिल्ली जयपुर पे टोटल ट्रैफिक 1.25 लाख PCU से ज़्यादा है और इसलिए सोना से जयपुर नया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है और मैं अभी डायरेक्ट जयपुर के लिए भी उसके लिए एक लाइन नहीं जोड़ रहा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.25 घंटे में आप मैक्सिमम 1 साल के अंदर दिल्ली से जयपुर 3 घंटे में पहुँच जाओगे। नितिन भाई, आप तो महाराष्ट्र में रहे, पूना से बॉम्बे वाला जो बना आपके ज़माने में शायद शुरू हुआ था ना? मैंने बनाया। फिर वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई? यहाँ दिल्ली से जो भी सड़क जाती है, आपको पता नहीं, उस शुरू में प्रॉब्लम आई गई। अभी प्रॉब्लम इसलिए आई, देखिए जैसी लोक संख्या, पॉपुलेशन बढ़ती ना, तो हिंदुस्तान में पॉपुलेशन की तुलना में कार की संख्या, ऑटोमोबाइल की संख्या उससे 2 गुना बढ़ रही है। अब हिंदुस्तान में जब आपने बनाया था तब भी तो बढ़ रही थी, तब भी तो बढ़ी थी, पर आपका उस वक्त इतना सक्सेसफुल मॉडल रहा वो। उसमें क्या हुआ है कि रोड, एक बात जरूर है कि दिल्ली जयपुर में बहुत हेवी ट्रैफिक है। दिल्ली जयपुर से दिल्ली देहरादून की बात कर रहा हूँ। 30 साल जाने के लिए हरिद्वार बेचारा किसी को अस्थियों का विसर्जन करना है, बेचारा जाते जाते कमर टूट जाए बेचारे, एक दुखी आदमी। आप कब गए थे? अभी मैं अभी 1 महीना पहले गया, 1.5 महीना पहले। आप गलत बोल रहे हैं। 4.5 घंटे 5 घंटे दावे से बोल रहा हूँ। मेरठ से निकलने का कल मेरे पास मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों उत्तराखंड के आए थे। हमने लगभग 99% काम पूरा कर लिया है कुंभ के पहले। कि जो सवाल मैंने पूछा था कि आपने नेशनल हाईवे इतनी बड़ी संख्या में 40 किलोमीटर बना रहे हैं, उसमें नए कितने हैं? ग्रीन फील्ड कह लीजिए या जो भी भाषा आपकी है, कि नए कितने बनाए? एक तो सड़कों का चौड़ीकरण जो नया भाषण, क्या आप 2 से 4 कर दिया आपने, 1 से 2 की है? इतने 2 से 4 से 8 की है, 6 से 8। हाँ 6 से 8। तो बताए वो जो है लोगों को लगता है कई जगह पर, ऐसी जगह मैंने एक बार यूपी चीफ सेक्रेटरी जी से, अब उसकी स्थिति क्या है अभी भी है, कि उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था प्राइम मिनिस्टर बूंदी जी के, आप भी थे उसमें, कि उन्होंने दिखाया था कि नेशनल हाईवे के ऊपर कब्जा हुआ है यूपी के कई जगह पे। नेशनल हाईवे है नहीं, लोगों सड़क पे उसके ऊपर मकान बने हुए हैं। आपने उसका किया होगा इस तरह की, आपके पास आज का सैटेलाइट है, नेशनल हाईवे के ऊपर कितने अभी तक एग्जिस्ट करते हैं? ये आपको बात बताता हूँ, यूपी में मैं 2 लाख करोड़ के हाईवे का काम कर रहा हूँ। अब सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। मैं जब पार्लियामेंट में खड़ा होता हूँ जवाब देने के लिए, तो कोई भी पार्टी का MP हो, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पहले बोलता है मेरा ये काम हुआ, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और फिर बात शुरू करता है। यूपी बदलने के लिए और समय लगा, मुझे और 3 साल चाहिए।
नहीं, बिहार भी ऐसे ही है। सर बदल गया काफी। मैं केवल आपके गंगा पर 6 पुल बना रहा हूं। जो आपको बताता हूँ, बिहार राज्य की स्थापना होने के बाद जितने पुल नहीं बने, उससे ज्यादा पुल मोदी जी के कार्यकाल में मेरे डिपार्टमेंट ने बिहार में बनाए। मैं सवाल पूछूंगा आपको कि मेरा भूमि पूजन किया हुआ कौन सा प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ, नाम बताओ। जब भी कोई काम शुरू करते हैं, आपने कहा कि एग्जाम्पल दीजिए, मैं एग्जाम्पल तो ऐसे आपको दे दूंगा, बताइए ना आप मैं आपको रिसर्च करके एग्जाम्पल दे दूंगा 10 बिल्कुल, एक दे दो, एक जो दे दो। आपने शुरू किया। एक मैं दे तो अभी दो। देहरादून का ही दे रहा हूँ आपको, देहरादून का मैं आपको फिर से बता, जयपुर का दे रहा हूँ आपको, गुड़गांव का दे रहा हूँ, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बातें गलत है। देखो मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली जयपुर का पूरा काम पूरा हो गया है, पूरा काम पूरा हो गया है। ट्रैफिक जाम अभी भी होता है। हाँ, ट्रैफिक जाम होती है, इसका कारण आप समझ लो। नेशनल हाईवे का मतलब होता है हाईवे ना, ये नहीं कि आप एक के बाद एक बात समझ लीजिए कि 5 साल पहले जो ट्रैफिक था उससे 3 गुना 4 गुना ट्रैफिक बढ़ा है। अब इसके लिए नया दिल्ली जयपुर का सोना से नया हाईवे बनेगा, वो 1 साल में ओपन होगा तो ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगा। आपकी गलती नहीं, मुझे बताइए, आपके ऑफिसर जब बनाते हैं आज प्रोग्राम, उनको पता है कि आज 1 लाख गाड़ियां जा रही हैं, आपका प्रोजेक्ट 2 साल में पूरी होगा, तब गाड़ियां कितनी होंगी, उस हिसाब से बना करके पुल बनाना चाहिए ना। शायद आपका रिसर्च कम हुआ। दिल्ली जयपुर का प्लानिंग यूपीए सरकार में टेंडर दिया गया था। आपके वो दिल्ली के एक सरदार जी थे, बाद में भाग गए, वो कहीं उनके प्रॉब्लम हुए, गिरोला या कुछ तो भी, हाँ, नरूला, हाँ, उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्टर थे, गुड़गामा वो वाले, यूपीए सरकार में उसमें उनको काम वो मिला तो हार गई सरकार, खत्म हो गई, उसको भूल जाइए ना। वही काम मैंने पूरा किया अभी। नहीं, पूरा आप जो कह रहे हैं कि ट्रैफिक बढ़ गया इसलिए ट्रैफिक जाम हो रहा है, हाईवे आपने जो एक नई, मैं आपकी तारीफ आप कर रहा हूँ कि आपने जो हाईवे बनानी, टेक्नोलॉजी के नीचे से बाईपास बनेगा जो पहले नहीं होते थे। पर वो जो प्लानिंग बनी थी वो यूपीए सरकार के कार्यकाल में दिल्ली जयपुर की बनी थी, उसकी विड्थ की, ये मैंने नहीं बनाई। वो बंद पड़ा था, उसके प्रॉब्लम लिटिगेशंस थे, बैंक 11 बैंकें थी, सब प्रॉब्लम रिजॉल्व करके मैंने प्रोजेक्ट। मैं एग्जांपल देना शुरू कर दिया, आप कहते बैंकों की प्रॉब्लम थी, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम थी, मेरठ का आपने कहा लैंड एक्विजिशन की हमने सस्पेंड कर दिए। आपने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है। सवाल ये है कि पैसा पहले रोड सेस के नाम से पेट्रोलियम के लीटर के ऊपर लगता था, वो बजट में अलग से लगता नहीं है। एक कन्फ्यूजन है देश के अंदर कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो लगता है बजट में और रोड सेस जो पहले लगता था, आपको उसमें से कुछ मिलता है? कितना मिला, नहीं मिला? आजकल पहले बजट में सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट थी, आजकल बजट से पढ़ने से पता नहीं लगता कहाँ गए। पहली बात तो आप समझ लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कुछ नहीं होता, जो लगता है पेट्रोल डीजल पर होता है। हाँ, पेट्रोल डीजल। ये भी किसके कारण शुरू है, इसकी कहानी बताता हूँ। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो अटल जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि गाँवों को जोड़ने के लिए योजना बनाई थी मेरी अध्यक्षता में। तब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये मैंने बनाई। ये बहुत फ्लैगशिप योजना अटल जी की थी। और जब इसकी मीटिंग हुई तब मुझे याद हुआ नीति आयोग के लोग, एक सक्सेना करके मेंबर थे, सक्सेना मेंबर थे, साइकिल में अटल जी के सामने उन्होंने प्रश्न रखा कि सर हम पैसा कहाँ से लाएंगे। तब मैंने उस समय अटल जी को कहा था कि आप 50 पैसे डीजल पेट्रोल पे सेस लगा दीजिए और इस पैसे को आप इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए दीजिए। बाद में उसकी डेफिनेशन बदलती गई, अभी और मोदी जी के समय में और बदली। उसमें शिपिंग और पोर्ट वाटरवेज को पैसा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे को जा रहा है, रोड को जा रहा है। और रोड में कौन सा जा रहा है, वो नेशनल हाईवे में, उसमें पैसा डायरेक्ट नहीं आता। जो सीआरएफ का पैसा हमको मिलता है वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, लाखों करोड़ के चल रहे हैं, 15,000, 20,000, 50,000। आपको मैं समझाता हूँ वही बात, वो फाइनेंशियल गणित समझिए। फिर जो रोड मैंने पूरे किए हैं उसको हम 20 साल के लिए, 30 साल के लिए मोनेटाइज करते हैं। अभी आपने देखा होगा बीच में ऑस्ट्रेलियन कंपनी आई, उन्होंने हमारे से रोड खरीदी किए। कल फिर 2 टेंडर निकले, 5,000 करोड़ आए। फिर हम कैपिटल मार्केट से पैसे खड़ा करते हैं। अब हमारा टोल का इनकम इस साल 10,000 करोड़ से बढ़ रहा है। पिछले साल 24,000 करोड़ था, इस साल 34,000 करोड़ होगा। और जब मैं 5 साल पूरे करूंगा इस रिजीम के, हमारी सरकार के, तब मैं हमारा टोल इनकम 1,34,000 करोड़ होगा। मेंटेनेंस पे कितना खर्चा आएगा? 10,000 करोड़ होगा सारे, इतना से बड़े नेटवर्क। हाँ, अभी सीमेंट कंक्रीट आप रोड देखो ना जाके, ऐसे आप बना रहे हैं, आपके राज में आए ना, तो कितना परसेंट होगा टोटल का वो? सर ये आप रोड में तो गड्ढे ही नहीं पड़ते कोई। आपको पता है, कोई अखबार में आपने सुना कि एनएचआई के रोड पर गड्ढे पड़े करके? बताइए आप। नहीं, मेंटेनेंस 1,50,000 जो कहते हैं कि हर चीज़ बेची जा रही है, सरकार जो है आज तो सड़कें बेच रही है, रेलगाड़ी बेच रही है, सब चीज़ें बेच रही है, प्राइवेटाइज कर दो सब चीज़। सर ये बेच नहीं, मोनेटाइज कर रही है, इसको समझ लीजिए। मोनेटाइज अमेरिकन वर्ड है मोनेटाइज। मुझे बताइए, सरकार के पास पैसा वहाँ से आएगा। तो हमारा मोनेटाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है कि 90,000 करोड़ की आज प्रेजेंट वैल्यू आएगी, समझो 65,000 करोड़।
तो हम कहते हैं कि भाई हमको जो 65,000 करोड़ देगा उसको हम एयरपोर्ट 30 साल के लिए देंगे। अब ये 65,000 से हम लोग कोई उड़ीसा में, कोई बंगाल में, कोई महाराष्ट्र में, कोई गुजरात में, कोई आंध्र में, कोई बैक एयरपोर्ट बनाते हैं, तो वो पैसे से 500 एयरपोर्ट जो बनेंगे वो उस पैसे से बनेंगे। इसमें गलत क्या है? कल जितना भी रोड प्रोजेक्ट से इनॉग्रेशन हो रहे हैं सब जगह, जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ कर रहे हैं। इस अभी जो 1 महीने में हुआ है, आपने तमिलनाडु में कर दिए, असम में कर दिए, वेस्ट बंगाल में कर दिए, यूपी में करने जा रहे हैं। तो उससे पहले तो बात आपकी बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है? नहीं, चुनाव फिर हमें याद आ गया आपको, अगर काम करना ही था नितिन भाई, आप तो 12 महीने काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं। बात बताइए, 20 जनवरी आज बैठे हम कब? लोकतंत्र में हम साधु सन्यासी है क्या? तो आप सरकार का प्रयोग चुनाव के लिए करना चाहते हैं ना? देखिए अभी क्यों नहीं करेंगे? गलत क्या है? अगर हम अच्छा काम करेंगे तो चुनाव में जनता के पास जाते हुए उसको कैश करेंगे। तमिलनाडु अभी याद आ गया आपको, केरला भी याद आ गया आपको, असम अभी याद आ गया, वेस्ट बंगाल याद आ गया। मैंने तो एक्सेप्ट किया ना जी कि चुनाव है इसलिए हम पहले वहां प्रायोरिटी पे कर रहे हैं। बिगड़ा क्या उसमें? क्या गलत है? कौन से नियम में कानून के खिलाफ है, कौन से लोकतंत्र के इसके खिलाफ है? आप मुझे बताइए। जैसे मैं हूं, मैं बात नहीं, आपकी बात मान रही, आप जब मान ही रहे, मैं इसका बहस कह नहीं सकता कि आपने चुनाव के आया है इसलिए हम अच्छा काम करेंगे ताकि वोट हमारे को मिले। मैं और सवाल पूछूंगा एक ब्रेक लेने के बाद। सीधी बात में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत करें नितिन गडकरी से। प्रोक्योरमेंट जो पॉलिसी आपकी है उसके अंदर ये कहा गया था कि आप लोग वहाँ से प्रोक्योर करेंगे, टारगेट था 70,000 करोड़ का उनसे माल लिया जाएगा हर मिनिस्ट्री का। तो आपकी संबंध जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर लिखा है कि 30,000 करोड़ की मिनिस्ट्रियों ने ऑर्डर दिया। 50% से कम लोग हैं, 25% ऐसी 33% लोग हैं जो 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कहा कि जब हम आएंगे तो हम इनको रिवाइव करेंगे। तो आपकी अपनी मिनिस्ट्रियाँ उनके ऊपर विश्वास नहीं करती, उनसे माल नहीं खरीदती। और नितिन गडकरी जितना अच्छा काम कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही होगा कि 0 हो जाएगा। जब 33% प्रोक्योरमेंट हुआ, ये आपकी वेबसाइट पे है, मेरा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि राज्य सरकार और भारत सरकार जो प्रोक्योरमेंट करती थी, उन्होंने कोविड के कारण बजट में अनेक जगह पर कटौती की, क्योंकि कोविड के संकट के कारण उनको काफ़ी पैसा बाकी कामों में डाइवर्ट करना पड़ा। अब सरकार का डिपार्टमेंट का बजट जब कम होगा तो परचेसिंग कम होने वाला है। इस कोविड के बाद मेरा विश्वास है कि हम लोग 30 से 35% तो भी जाएंगे। जबकि 50% प्रोक्योरमेंट किया आपने उनसे 5 लाख करोड़ की। प्रोक्योरमेंट की बात तो मैंने आपको बताई क्या थी, उसी के ऊपर डिपेंड करता है ना ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन। नहीं, आप एथेनॉल की बात, अल्टरनेटिव फ्यूल की बात बहुत करते हैं, आपको बड़े दिल से पैशनेट हैं उसके बारे में, एथेनॉल के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल की आपने बात कर दी। मिनिस्टर लोग क्यों नहीं चलाते इलेक्ट्रिक व्हीकल? पहले अभी चला रहे होंगे, मैं चला रहा हूँ। मैंने नागपुर पर बिजली है नहीं, चार्ज कहाँ कराओगे उनके गाँव के अंदर जाकर? गाड़ी छोड़कर अब इलेक्ट्रिक गाड़ी में घूमता हूँ। ठीक है, अल्टरनेटिव फ्यूल की बात। एथेनॉल जैसे आपने कहा था हम बढ़ाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, उसके कितना टारगेट? 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई। नहीं, पेट्रोल में कितना मिक्स करना है आपको एक टारगेट फिक्स किया था आपने, 5%, 10%, कुछ ऐसी बात थी। प्रभु जी, पहले केवल 159 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदी किया गया। इस साल 450 करोड़ लीटर हुआ। ये इंडस्ट्री और आने वाले समय में मैं बताता हूँ, मैं पैशन भी और मैं देशभक्ति के साथ इस चीज़ का जुड़ा हूँ। देखो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, और किसान को इसका फायदा होगा। इस देश का किसान आज 8 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, और 5 साल में ये 15-18 लाख करोड़ का होगा। तब किसान के जेब में पैसे जाने चाहिए। इसलिए मैं बहुत रोज इसका फॉलोअप करता हूँ कि इस देश का किसान सीएनजी तैयार करेगा, इस देश का किसान तैयार किए हुए फ्यूल पर हवाई जहाज चलेंगे, इस ट्रैक्टर चलेंगे, बस और चलना शुरू हो गया। आप किसानों की बात छेड़ दिया आपने। ये किसानों का एजुकेशन हो रहा है। अगर आपके लॉज इतने अच्छे हैं मोदी जी के और आपके बनाए हुए, तो उनको समझा क्यों नहीं पा रहे? आपके यहाँ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या अब बातचीत करने की भाषा भूल गए हैं? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि ये तीनों लॉ में मैंने काफ़ी इंटरव्यू दिया और मैंने लोगों को पूछा कि इन तीनों लॉ में किसानों के खिलाफ कौन सा कलम है, हमें बताओ। और अगर आप बताएंगे और हम कन्विंस होंगे तो मोदी जी तैयार है हम उसको बदलने के। आप समझते हैं किसान जो बैठे धरने पर उनको अनपढ़ हैं सारे के सारे, उनको पता नहीं है, उनके खिलाफ नहीं जाते। किसान को भी तो पता है, जैसे आपको पता क्या फ़ायदा है। किसानों के ऊपर आप जैसे हो सकता है कि छोड़ देना चाहिए कि जो करना चाहे करे, नहीं करना चाहिए इसने बंद किया। दोनों भी है, मंडी भी है
और प्राइवेट भी अलाउ तो बिल में क्यों नहीं डाल देते आप? ऑलरेडी है। नहीं, वो कहते हैं एमएसपी जैसे यही बीच तो में प्रॉब्लम है सर, ऑलरेडी कानून इस बात की परमिशन देता है कि राज्य सरकार अपनी मंडियों को भी चला सकती है और प्राइवेट वालों को भी अलाउ कर क्यों नहीं अनाउंस करते? जो लॉ बनाए हैं, जो स्टेट एक्सेप्ट करना चाहे करे, जो नहीं करना चाहे। छोटा सा सवाल पूछता हूँ, किसी पेपर में या मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देना है, रेट वो तय करेगा। फार्मेसी में दुकान में जाओ, दवाई खरीदना है, रेट वो तय करेगा। रेस्टोरेंट में जाओ, चाय नाश्ता करो, बिल वो देगा, ये रेट का हुआ। क्या किसान को अपने भाव का, फसल का भाव तय करने का अधिकार नहीं है? हाँ, तो करेगा ना वो अपने आप। कहाँ हो रहा है? आप मुझे बताओ, मंडी में ले जाते किसान को ये बात समझ नहीं आ रही। आप कह रहे हैं ये किसान क्यों नहीं मानता ये बात? राकेश टकैत या बाकी किसान के लोग जो मैं हैं, आपको इसलिए समझाता हूँ, जब कन्विंस नहीं होते तो कंफ्यूज करने की बात होती है, किसानों को गुमराह करने भाई की। लोगों ने तो वोट दिया आपको। सर मैं 306 सीटें लेके आए, किसानों की वजह से ही तो आए। आपकी बात क्यों नहीं मान रहे? आपकी क्रेडिबिलिटी क्यों खत्म हो गई है? पहली बात तो हमने तीनों कानून जो किए वो किसानों के हित में है। मैं इसमें मेरिट पे इसमें जा ही नहीं कोई रहा। किसान मैं भी के मानता हूँ विरुद्ध अच्छे हैं। सवाल ये है, एक बात जरूर है कि हम उनको और समझाने का प्रयास हाँ, करेंगे। आप कम्युनिकेशन में आप बात उनको खालिस्तानी कह देते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या कह देते हैं आपको पार्टी के लोग। कम्युनिकेशन और सुधारेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। बैठे नरेंद्र तोमर जी ने कितनी मीटिंगें की, उनको समझाने की आपने कोशिश की। राकेश का इंटरव्यू नहीं सुना मेरे साथ? मैंने उनसे कहा जी आप मीटिंग करते थे 9-9 घंटे की, क्या होता था? कहते प्रभु जी आपको बताऊं, इसलिए चलती थी कि हम उनको पर्ची देते थे, वो पर्ची अपने नरेंद्र जी बाबू को दे देते थे, पीछे बैठा हुआ बाबू कमरे में से जाता था बाहर, फिर आके पर्ची में लिखा होता है वो पढ़ देते थे हमारे को। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो होगा नहीं होगा मैं ये बात जो टिकैत जी कह रहे हो, नरेंद्र तोमर जी पर अन्याय करने वाले। देखिए, मतभिन्नता हो सकती है, मनभेद नहीं होने चाहिए, ये अटल जी ने बताया। हाँ? मेरा कहना है कि हिंदुस्तान लोकतंत्र है, अलग अलग हो सकता है। और एक बात प्रभु जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जहाँ गरीब का हित है, गाँव गरीब मजदूर किसान का हित है, वहाँ सब पार्टी मिलकर राजनीति ना करें, उसको पॉलिटिकलाइज ना करें? उस पार्टी में जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अंदर डिफेक्टर्स को लेकर के हर पार्टी के सरकार बनाना, उनके माध्यम से चुनाव लड़ना, ये पार्टी की वीकनेस नहीं दिखाता कि आपके पास कार्यकर्ता हैं पर नेता नहीं है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारी पार्टी पहले छोटी थी। जब पार्टी का विस्तार करना है, हमको 55-60% वोटिंग पे जाना है, तो नए नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जो भी पार्टी हमारे विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए तैयार है, उसको लेना पार्टी चाहिए। से ना व्यक्ति है वो, जो जैसे कहते हैं ना आपके यहाँ तो क्या बोलते हैं, जो क्लीनर है आपकी पार्टी, वहाँ से गंदा आदमी आता है आपकी मशीन में घुसता है, साफ हो जाता है। देखो, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति बुरा नहीं होता, और किसी भी व्यक्ति को मुझके गुणों दोषों के साथ स्वीकार करते हैं। और हमारी गंगा ऐसी है कि कितना भी गंदा अगर कोई आता है तो गंगा की पानी भाजपा का प्रवाह में वो शुद्ध हो जाता है। आप अटल जी के साथ भी थे, आपने काम किया, पर मंत्री तो नहीं थे उनकी सरकार में, अध्यक्ष भी थे, मोदी जी भी हैं। आपको लगता पार्टी में दोनों के एक कंटिन्यूएशन है, परिवर्तन क्या आया पार्टी में अब? देखिए, ये लॉ ऑफ नेचर होता है। एक समय मैं बूथ प्रमुख था, पोस्टर चिपकाता था, साइकिल पर घूमता था, और साइकिल पंक्चर अटल जी के भाषण के लिए दौड़ते हुए जाता था। हम भी जाते थे। और उसी पार्टी का मैं अध्यक्ष बना। जनरेशन बदलती है, लोग बदलते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि लीडरशिप के अंदर नीचे जो है थोड़ी एरोगेंस पावर की आ गई है। जो अडवाणी जी ने पहले भी कहा था, हम हार गए कि हमारे वर्कर जो हैं, हमारे नेता वर्कर से हट गए। आपको लगता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि वर्कर और नेता जो हैं बीच वाले आपके, देखो, हम लगातार एरोगेंस में हैं? मुझे बताइए, चुनाव तो जीत रहे हैं। आपके अलायंस भी छूट छाट के चले गए, सबके सब कौन बचा आपके? शिवसेना चला गया आपके साथ, अकाली भी चले गए जो 40-40 साल से थे, तो आपके साथ अलायंस नहीं है क्योंकि आपको वो आपको मालूम है ना, वो एक फेमस वाक्य था। हाँ। जो अटल जी का ही था, जो आएंगे उनके साथ, जो नहीं आएंगे उनके बावजूद, और जो विरोध करेंगे उसके बावजूद, हमारी विचारधारा का झंडा लेकर हम आगे चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। कांग्रेस भी 400 सीटें लेकर के आई थी और 42 पे आ गई थी उसके बाद। हम प्रभु जी, हम जीतते आप नहीं आएंगे, आप कहाँ गए? लगता है आपको भी। ठीक है, आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थी आज की सीधी बात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अच्छा लगा या बुरा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उससे करेंगे हम सीधी बात। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।